हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। हमारी एक रीसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वोडाफोन ने किस तरह प्लानिंग करके अप्रॉक्स 22,000 करोड़ टैक्स बचाने की कोशिश की थी और इसी टैक्स की रिकवरी के लिए फाइनेंस एक्ट 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की गई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2012 की अमेंडमेंट्स के बाद वोडाफोन से इंडियन टैक्स अथॉरिटीज द्वारा भारी डिमांड रेज की गई, जिससे रेवेन्यू अथॉरिटीज को ह्यूज बेनिफिट होने वाला था और वोडाफोन को भारी टैक्सेस और पेनल्टीज की फटकार लगने वाली थी। इससे बचने के लिए वोडाफोन ने ईयर 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, जिसका डिसीजन आ चुका है। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा क्या डिसीजन लिया गया इस डिमांड के अगेंस्ट। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया द्वारा वोडाफोन पर इंपोज किए गए टैक्सेस और पेनल्टीज को इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स की ब्रीच मानते हुए ये केस वोडाफोन के फेवर में देते हुए वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट को एंड कर दिया है। आगे बात करने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट क्या होता है। हम जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के चलते बिजनेस कोई सिंगल जियोग्राफिकल टेरिटरी में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा और सभी कंट्रीज के बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है। इनकम किस कंट्री में टैक्सेबल होगी, ये दो चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम कहाँ जनरेट की गई, और सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस, पर्सन जिसने इनकम जनरेट की वो कहाँ का रेजिडेंट है। अब मान लीजिए कंट्री ए के रेजिडेंट ने कंट्री बी में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर इनकम जनरेट की। कंट्री ए के टैक्स रूल्स के हिसाब से ये इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी, यानी चाहे ये इनकम कंट्री बी में अर्न की गई है फिर भी टैक्सेबल कंट्री ए में होगी। दूसरी ओर कंट्री बी के टैक्स रूल्स के हिसाब से ये इनकम सोर्स ऑफ इनकम रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी इन कंट्री बी। इसे कहते हैं जियोग्राफिकल डबल टैक्सेशन, जब एक ही इनकम दो जगह टैक्सेबल हो रही हो। अब इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए दो कंट्रीज के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स बनाए गए। मान लीजिए मेरी इस एग्जांपल में कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट इनकम सोर्स ऑफ इनकम रूल के हिसाब से टैक्सेबल हो गई। अब कंट्री ए और कंट्री बी में एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ जो ये प्रोवाइड करता है कि जब इनकम एक कंट्री में सोर्स ऑफ इनकम रूल के हिसाब से टैक्सेबल हो गई तो दूसरी कंट्री उसे रेजिडेंस रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं कर पाएगी। इसे हम कहते हैं एग्जम्पशन मेथड। या फिर एग्रीमेंट में ये लिख दिया जाए कि इनकम टैक्सेबल तो दोनों कंट्रीज में होगी, लेकिन कंट्री ऑफ रेजिडेंस में उस इनकम टैक्स पर टैक्स पेयर को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह वेरियस डीटीएस एंटर करके डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। अब आते हैं वोडाफोन टैक्स केस पर। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज द्वारा की गई डिमांड को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की ब्रीच मानते हुए केस वोडाफोन के फेवर में सुना दिया। इससे इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज को टैक्स डिमांड का लॉस तो हुआ ही है, साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने इंडिया को 4.3 मिलियन पाउंड्स एज कॉम्पनसेशन टू वोडाफोन पे करने के लिए डायरेक्ट किया है। अब इंडिया के सामने दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहली, ये कॉम्पनसेशन पे करना, जिसके कंटेक्स्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि पहले वो अपने लॉयर्स के साथ इसके बारे में केयरफुली डिस्कस करेंगे और अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। Second situation is that India is entangled in more than dozen of such cases। तो उन केसेस का क्या होगा? इससे तो इंडिया को बाकी कंपनीज को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इसीलिए फर्दर आर्बिट्रेशन क्लेम्स ना आ पाए, इंडिया ने लगभग 50 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए लॉस पर वर्क कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें सीए अर्नर्स को।